हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल सेफ हैं, हेल्दी हैं, अपने घरों पे हैं। मैं जतिन हुड्डा आ गया हूं हफ्ते की नई वीडियो लेके। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू करें, आप सभी का थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट दिखाया और इतना अप्रिशिएट किया। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाके पेज पे देखें। और आप सभी को मैं एक्चुअली थैंक्स करना चाहता हूं, बिकॉज ये मोटिवेशन है मेरे लिए आगे और वीडियोस बनाने के लिए। आज की वीडियो है उन लोगों के बारे में, हैशटैग जिनकी लाइफ डजंट मैटर एट ऑल। वो लोग जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं इस लॉकडाउन से, और वो लोग जिनको हमने एज अ सोसाइटी रोड पे और ट्रैक्स पे मरने के लिए छोड़ दिया, माइग्रेंट्स। इससे पहले वीडियो शुरू करें, यूट्यूब पे से व्हाट जतिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे से व्हाट को फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की गई तो काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस हो गई कि इस लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट होगा हमारी इकोनॉमी पे। क्या हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस शेप में है कि वो एक पैंडेमिक को हैंडल कर पाए? क्या हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इस शेप में है कि वो ओवरवेल्म ना हो और कोलैप्स ना कर जाए कि इन केस पैंडेमिक बढ़ जाता है? इन मीनवाइल इतनी सारी स्पेकुलेशन चल रही थी, एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लोगों ने सबसे कम स्पेकुलेशन की थी। एक ऐसी क्राइसिस जो आगे चल के हमारे देश के लिए कैलामिटी बनने वाली थी। किसी ने नहीं सोचा उन 6 करोड़ लोगों के बारे में जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, काम ढूंढने के लिए। और ये वो लोग हैं जो अपना दिन की रोटी दिन के हिसाब से कमाते हैं। अगर इनको एक दिन काम नहीं मिलेगा या एक दिन ये काम नहीं करेंगे तो शायद उस रात ये भूखे सोएंगे। किसी ने नहीं सोचा इन लोगों के बारे में, क्योंकि अब इन लोगों के पास इनकी नौकरी रही नहीं थी तो ये लॉकडाउन में अपने परिवार को क्या खिलाएंगे। और इसी की वजह से हिंदुस्तान ने देखी शायद अपनी अब तक के इतिहास की सबसे बुरी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। चलते चलते थक गए, एक टांगों में दर्द हो रहा है। हाँ? टांगों में दर्द हो रहा है। हम मजदूरों को गांव हमारे हमारा के कैसे सासाराम चौपा दिन जा भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। चल 6 दिन हो गए। किसी की टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। सही है, जैसा है वो बहुत हो गया। अभी लॉकडाउन हुए ना तो हम लोगों को पगार मिला है, ना तो कहीं काम चल रहा है। कोई बैठा के नहीं खिलाएगा, रूम का भाड़ा देने का, खाना खाने का कोई 1 रुपया ला के दिया है? ना कोई सुविधा है, ना कोई खाने का है। पैदल पैदल चल के आई, हम पैदल पैदल कैसे मर जाऊं, क्या रहूं, क्या खाऊं, कोई सुविधा नहीं। तो छूट गया जीने का उम्मीद, जो कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग कुछ जान हथेली पे देख के जा रहे हैं। मन में कि मेरा लड़का जिंदा क्यों मर गया, वो नहीं आ सकते, मैं नहीं जा सकते, जाने नहीं दे रहे। हम अपने माँ बाप पर चलाए, बस यही बहुत है। वो मालिक नहीं रहने देते, किराया रोज मांगते, वो भी आफत करे। कहाँ से क्या खाऊं, क्या किराया दूं। जो भी हो, प्रशासन हो या हमारे राज्य मंत्री हो, जो भी हो, हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सुरक्षित हम लोग को घर पहुंचाए। हमारे घरे मर गइल बाड़न, घर ही बाड़न लइका रोत वसन। हमारा के कैसे सासाराम चौपा दी। कुछ नहीं सर, बैठ रहे हम लोग बैठे बोले थे। दूसरा वाला पुलिस वाले तो हम लोग को ये बिठा के गए सर। सर आप क्यों भगा रहे थे? मैं मारना सर, आके मारना शुरू कर दिए। तो कैसे जाइएगा? पैदल जाएंगे। पैदल जाइएगा? तो पैदल तो बहुत दूर है, आप कैसे पहुंचिएगा? कुछ साधन ही ना, कुछ सरकार कर रही है। चप्पल आपकी चप्पल टूट गई। हमें हमारे प्रांत पहुंचा दिए जाए सही सलामत। जितने भी सरकार रूल बताएगी, नियम बताएगी, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन कोई नहीं सर, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मिन्नतें करेंगे, और जब जीत जाएंगे ना तो हम लोगों को जैसे युवाओं पे लाठीचार्ज होगा, डंडे से मारेंगे और क्या करेंगे। अभी उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। जब वोट देने का टाइम आएगा तो आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। मुझे पहचानते नहीं, लेकिन आज इस मीडिया वालों के जरिए वो हम लोगों को नहीं पहचान रहे। इसी अंगूठे से जीतते हैं वो लोग, ये अंगूठा दबता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें चिंता जॉर्ज फ्लॉयड की ज़्यादा है।
लेकिन जब ये भद्दा मजाक हो रहा था हमारे देश के लोगों के साथ, हमारे सिटीजन्स के साथ, सोसाइटी के मेंबर्स के साथ, तो हमने इनको नज़रअंदाज कर दिया। हमने नज़रअंदाज कर दिया उस हिंदुस्तान को जो हमारे बड़े शहरों की चमक बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने नज़रअंदाज कर दिया उस हिंदुस्तान को जो पैदल चल पड़ा था अपने घर की तरफ। हमने नज़रअंदाज कर दिया उस हिंदुस्तान को जो कभी ट्रेन के नीचे कट के मरा तो कभी रोड एक्सीडेंट में मरा। हमने नज़रअंदाज कर दिया उस हिंदुस्तान को जो भूख से, प्यास से, कभी प्लेटफॉर्म पे तो कभी रोड के किनारे मरता रहा। और एक ये भी हिंदुस्तान था जो कभी हिंदुस्तान में ही ट्रेंड नहीं हो पाया। वैसे तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात आगे भी करूंगा, लेकिन अभी आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें कहा गया कि ये मजदूर और ये माइग्रेंट्स भी हमारे देश के सिटीजन्स हैं और इनके पास भी फंडामेंटल राइट ऑफ डिग्निटी है और इनको अपने घर तक बिल्कुल डिग्निफाइड मैनर में ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इन्हें देनी चाहिए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अब आपको बता दूं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो होता है जो कि सरकार का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष रखता है सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता 31 मार्च को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सड़क पे तो कोई माइग्रेंट्स हैं ही नहीं और अगर एक आधा माइग्रेंट है तो उसको हम शेल्टर होम्स में लेके जा रहे हैं। 1 महीने तक ये मजदूर कभी ट्रैक पे, कभी रोड पे, कभी भूख प्यास से मरता रहा, घर जाते हुए स्टेट बॉर्डर्स को इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरह क्रॉस करता रहा, पुलिस की लाठियां खाता रहा। और 1 महीने बाद हमारी सरकार जागी और उसने अनाउंस किया कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी ऐसे लोगों के लिए, मजदूरों के लिए जो लेके जाएंगी उनको अपने गांवों तक। लेकिन जल्दी ही रियलाइज किया गया कि यह भी एक मजाक ही है जो सरकार ने किया है इन मजदूरों के साथ। मई 2 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उसके पैराग्राफ 11C में कैटेगोरिकली लिखा गया कि इन ट्रेन टिकट्स का पैसा इन मजदूरों से वसूला जाएगा। इस ऑर्डर में लिखा गया कि रेलवे टिकट छाप के स्टेट को दे देगा और स्टेट उन टिकट्स का पैसा इन मजदूरों से इकट्ठा करके वापस रेलवे को दे देगा। वो रेलवे जिसने अपने विराट हृदय का प्रदर्शन करते हुए पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ 151 करोड़ रुपए दिए और वो पीएम केयर्स फंड जो ऑडिट भी नहीं होगा। इस सब के बाद मानो पूरे हिंदुस्तान में दौड़ लग गई कि सबसे भद्दा मजाक कौन करेगा इन मजदूरों के साथ। कर्नाटका गवर्नमेंट ने सडनली बोला कि हम ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन सस्पेंड कर रहे हैं, कल से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेंगी। और इसका रीज़न ये दिया कि अगर सारा लेबर अपने घरों में वापस चला जाएगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज में कहाँ से लेबर आएगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब के लिए। आप बताइए क्या ये फोर्स्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर का एग्जाम्पल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे जजमेंट है PUDR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। लेकिन इस डिसीजन, कर्नाटका गवर्नमेंट के इस डिसीजन को एक पॉलिटिकल और पब्लिक फ्रंट पे इतना ऑपोजिशन मिला कि उनको ये अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा और वापस रिज्यूम करना पड़ा इन श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन को। ये मजदूर चलता रहा अपने घर की तरफ सड़कों पे, इस बात से अनजान कि जिस समय वो मजदूर सड़कों पे चल रहा है उसी समय सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनके राइट्स, जो इनके राइट्स होते हैं वर्क प्लेस पे, वो सारे छीन लिए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा समेत कई राज्यों ने, कई स्टेट्स ने एक नोटिफिकेशन निकाल के, ऑर्डर निकाल के ये अनाउंस किया कि जो लेबर लॉज हैं वो अब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे। आपको यूपी का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। यूपी ने 38 में से 35 लेबर लॉज अगले 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मजदूर ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए आप समझिए ट्रेड यूनियन कितनी ज़रूरी है। हमेशा मजदूर को कमज़ोर पार्टी माना गया है जब एस्टैब्लिशमेंट और मजदूर के बीच में बार्गेनिंग होती है, इसलिए ट्रेड यूनियन बहुत ज़रूरी है। इनके जो हेल्थ के, सेफ्टी के, फर्स्ट एड के, क्लेanलीनेस के, वर्किंग टाइम के जो प्रोविजंस हैं, जो इनको बेसिक सोशल सिक्योरिटी देते हैं जहाँ ये काम कर रहे होते हैं, इनसे वो छीन लिए गए। ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। जहां पहले 8 घंटे इनसे काम करवाया जा सकता था, अब उसी जगह इनसे 12 घंटे काम करवाया जा सकता है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं और मैं वो काम कर रहा हूं और अगर हम सेम काम कर रहे हैं तो हमें सेम पे मिलनी चाहिए। और ये तो बस मैंने आपको 3 एक्ट बताए हैं। सोचिए 38 में से 35 ऐसे एक्ट्स जो कि इनको बेयर मिनिमम इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी देते हैं जहां पे काम करते हैं, वो स्क्रैप कर दिए गए अगले 3 साल के लिए। क्या कह के? ये कह के कि जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है बाहर, जो चाइना से मूव आउट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, हम उसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब आपको मैं यहाँ एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। प्लीज़ नेट पे जाइएगा और देखिएगा कि चाइना से कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने बाहर आई हैं चाइना से, और उनमें से कितनी इंडिया आई हैं।
और आप समझना फिर कि ये दोबारा कितना भद्दा मजाक था। अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ही आया इन बेचारे मजदूरों को बचाने के लिए। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया इस माइग्रेंट क्राइसिस का। सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब खुद से कॉग्निजेंस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने इस माइग्रेंट क्राइसिस का, और पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि वो क्या कर रहे हैं प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स को हटाने के लिए, इन माइग्रेंट वर्कर्स की मिजरी को रिजॉल्व करने के लिए। मई 9 को इसी केस में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, जिनका जिक्र मैंने पहले किया था वीडियो में, वो कोर्ट में कहते हैं कि वो सारे एनजीओज, पॉलिटिकल पार्टीज, जर्नलिस्ट और मीडिया चैनल्स जो कि इन माइग्रेंट्स के बारे में बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और इनकी मिजरी दिखा रहे हैं, वो बस सोसाइटी में एक नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं और सोसाइटी में वल्चर्स की तरह हैं। बताइए, जो इन माइग्रेंट्स की बात कर रहा है वो सोसाइटी में नेगेटिविटी फैलाना चाह रहा है और वल्चर्स की तरह है। लेकिन डिस्पाइट दैट सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस दिन कि इन माइग्रेंट्स को फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री फूड और शेल्टर दिया जाए सरकार के द्वारा। और अब रिसेंटली जो ऑर्डर आया है वो आया है जून 9 का। जून 9 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी केस इन माइग्रेंट्स के खिलाफ दर्ज किया गया है लॉकडाउन को वायलेट करने के लिए, लॉकडाउन को डिफाई करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा जब लॉकडाउन था तो काफी लोग निकल गए थे जिनको पुलिस के डंडों का भी सामना करना पड़ा था, और उनमें से कई लोगों पे केस भी हुआ था लॉकडाउन को डिफाई करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी माइग्रेंट के खिलाफ ऐसा केस दर्ज हुआ है तो उस केस को फटाफट विड्रॉ किया जाए और 15 दिन के अंदर अंदर इन सारे माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके घर तक पहुंचाया जाए। अब धीरे धीरे मजदूर वापस अपने गांव तो पहुंचने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये भूल पाएंगे जो शहरों ने इनके साथ किया। जितना बड़ा चैलेंज इनको वापस गांव तक पहुंचाने के लिए था, मुझे लगता है उससे बड़ा चैलेंज होगा एक पोस्ट पैंडेमिक सिनेरियो में इनको गांव से वापस शहर की तरफ अट्रैक्ट करना। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते दोबारा एक वीडियो के साथ आऊंगा, और जब तक के लिए आप YouTube पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी अगली वीडियो के साथ आऊं आपको पता लग जाए। थैंक यू।